हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे संघवाद क्या है। ठीक है, संघवाद से संबंधित प्रमुख जो पहलू हैं, प्रमुख जो विशेषताएं हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि संघवाद है क्या, साथ ही साथ संघवाद में किस प्रकार की शासन प्रक्रिया चलाई जाती है, संघवाद एकात्मक सरकार से कैसे भिन्न है। ठीक है, संघवाद की क्या विशेषताएँ हैं, इसको हम समझने वाले हैं। इससे पहले क्लास 10 पॉलिटी का चैप्टर 1 हम लोग कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने सत्ता की साझेदारी क्या है, सत्ता की साझेदारी की क्या विशेषताएं हैं, सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है और सत्ता की साझेदारी के क्या रूप हैं, कौन कौन से रूप हैं, इसको हमने समझने का प्रयास किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वैसे देख लेंगे, जिससे इस वीडियो को, इस चैप्टर को समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले हम देखेंगे तो चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था कि सत्ता के साझेदारी के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं, जिसमें हम बेल्जियम की चर्चा किए थे और श्रीलंका का मूल रूप से हमने डिस्कस किया था। और बेल्जियम और श्रीलंका के माध्यम से हम सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है और सत्ता की साझेदारी की प्रक्रिया में किस प्रकार की बाधा आती है, सत्ता की साझेदारी अगर नहीं अपनाई जाती है तो किस प्रकार के विवाद, कन्फ्लिक्ट और गृह युद्ध देखने पड़ सकते हैं, उसको हमने समझने का प्रयास किया था। उसी क्रम में हमने देखा था कि सत्ता की साझेदारी के जो अलग अलग रूप हैं, ठीक है, अलग अलग जो फॉर्म हैं, उसमें सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक है, और क्षैतिज वितरण भी हमने देखा था। जिसमें ऊर्ध्वाधर वितरण में हमने देखा था कि सरकार जो है वो शक्ति का विभाजन अलग अलग स्तरों पर करती है और उस प्रकार शासन प्रक्रिया चलाई जाती है। जैसे केंद्र यानी कि राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय या केंद्रीय सरकार कार्य करती है, वहाँ पे अपनी नियम कानून बनाती है, और राज्य स्तर या प्रांत स्तर पर प्रांतीय सरकार होती है और वो अपना नियम कानून बनाती है। साथ ही साथ एक और आधुनिक समय में एक और शक्ति का विभाजन देखने को मिलता है, जिसको हम स्थानीय सरकार के रूप में देखते हैं। और स्थानीय सरकार के रूप में भारत में हम पंचायती व्यवस्था, ठीक है, और नगरपालिका व्यवस्था, नगरों में नगरपालिका व्यवस्था और ग्राम क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतें देखने को मिलती है। तो ये स्थानीय सरकार की एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सत्ता का जो ऊर्ध्वाधर विभाजन है, वर्टिकल डिविजन्स है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे और संघवाद को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले संघवाद है क्या। हम संघवाद को अगर डिफाइन करना चाहें तो किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। सरकार का वह रूप जिसमें शक्ति का विभाजन, ठीक है, शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से दो या दो से अधिक स्तर की सरकारों के मध्य होता है। ठीक है, यह सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का आंशिक विभाजन दो या दो से अधिक स्तर की सरकारों के मध्य होता है। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया कि जो वर्टिकल डिविजन्स है, सत्ता की साझेदारी के जो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर वितरण है, जिसमें सबसे ऊपर केंद्र सरकार पूरे राष्ट्र के लिए काम करती है, नियम बनाती है, कानून बनाती है, उसके नीचे राज्य स्तर की सरकार या प्रांत स्तर की सरकार, और आधुनिक युग में, आधुनिक समय में हम एक और स्तर देखते हैं, तीसरा स्तर, जिसको हम स्थानीय सरकार के रूप में देखते हैं, और इसमें पंचायती और नगरपालिका व्यवस्था देखने को मिलती है। तो उस प्रकार के हम अलग अलग स्तरों पर सरकार की शक्ति का विभाजन, सरकार के शक्ति का विभाजन देखते हैं। ठीक है, आगे देखें तो संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा, ठीक है, संघवाद शक्ति को साझा करता है, क्योंकि इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है। संघवाद की मूल विशेषता क्या है कि यह शक्ति को शेयर करता है, पावर को शेयर करता है, शक्ति को साझा करता है, और इसमें स्वशासन को तथा साझा शासन की व्यवस्था भी होती है इसमें। ठीक है, जैसे हम बात करें कि शक्ति का साझा कैसे होता है, स्वशासन कैसे देखने को मिलता है, तो इसमें आप देखेंगे कि जब हम किसी बड़े देश या किसी भी देश में शक्ति का विभाजन करते हैं, जैसे हम बेल्जियम की ही बात करें तो बेल्जियम में आपने देखा था वहाँ पे जातीय संकट था, जातीय बनावट अलग था। वहाँ पे डच भाषी लोग, फ्रेंच भाषी लोग थे, जर्मन भाषी लोग थे, और उनमें विवाद हुआ, कन्फ्लिक्ट हुए, और वहाँ पे सत्ता की साझेदारी की गई। तो यहाँ पर जब हम अलग अलग क्षेत्रों को, उनको पावर देते हैं कि अपने क्षेत्र में वो काम करे, अपने क्षेत्र के लिए नियम बनाए, कानून बनाए, तो वो क्या होता है, स्वशासन का
भाव स्वशासन वहाँ पर डेवलप होता है। ठीक है, साथ ही साथ शक्ति का साझा होता है। ठीक है, शक्ति का साझा भी होता है वहाँ पे, और स्वशासन देखने को मिलता है। जिससे क्या होता है कि स्थानीय सरकार जो है या प्रांतीय सरकार जो है वो अपने क्षेत्र के जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, जो ज़रूरतें हैं, उसके अनुसार नियम कानून और योजनाएं बना पाती है और उसको लागू कर पाती है। ठीक है, तो ये स्वशासन और साझा शासन का रूप देखने को मिलता है। ठीक है, फेडरलिज्म शासन के विभिन्न स्तरों में सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा है। जैसे अभी हमने बताया कि हम एक्चुअली में देखें सत्ता का जो विभाजन है ऊर्ध्वाधर रूप में, वर्टिकल रूप में, वो मूल रूप से संघवाद की विशेषता है। संघवाद में शासन का जो अलग अलग स्तरों पर शक्ति का विभाजन है उसी को हम देख पाते हैं। ठीक है, जो वर्टिकल डिवीजन है उसी के रूप में हम देख पाते हैं। अब संघवाद को समझने के लिए हम यहाँ पर संघवाद के बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल विपरीत देखेंगे एकात्मक शासन, और उसके बाद हम संघात्मक सरकार से तुलना कर पाएंगे कि संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार में क्या अंतर है। भारत में संघात्मक, बेल्जियम में, यूएसए में, बहुत सारे देशों में, लगभग 20 से अधिक देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, और लगभग 20 देशों में विश्व की 40% से अधिक जनसंख्या रहती है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था की क्या विशेषता है उसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि संघात्मक सरकार जो है और एकात्मक सरकार, इसमें क्या बेसिक अंतर है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, यानी संघात्मक शासन के विपरीत जो एकात्मक शासन है, जैसे चीन और बाकी इंग्लैंड वगैरह देशों में अपनाया गया है, तो उसमें क्या हम अंतर देख पाते हैं। देखिए, संघात्मक सरकार, इसमें शासन का एक ही स्तर होता है। एकात्मक जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर शासन का एक ही स्तर होता है, यानी केंद्र स्तर की सरकार होती है और वो सरकार पूरे देश के लिए नियम कानून बनाती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है। उसमें स्थानीय सरकार की भूमिका नगण्य होती है। शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। पूरे राष्ट्र, पूरे देश की शक्ति एक स्तर पर होती है और वो केंद्रीकृत होता है, और वहीं से सारी क्रियाएं देश के लिए चलाई जाती हैं। तो यहाँ पर शासन का एक ही स्तर होता है और शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। जैसे हम इंग्लैंड की बात करें, चीन की बात करें, तो यहाँ पर एकात्मक सरकार है और वहाँ पर शासन का एक ही स्तर और शक्तियों का केंद्रीकरण देखने को मिलता है। संघात्मक सरकार में देखें तो सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों की होती है। ठीक है, जैसे भारत की बात करें, यूएसए की बात करें, बेल्जियम की बात करें, तो यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों की है केंद्र सरकार, और अलग अलग राज्यों में जैसे बिहार, यूपी, बंगाल, यहाँ पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं और अपने राज्यों के लिए नियम कानून और योजनाएं बनाती हैं। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक स्तरों की सरकार होती है और शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र और प्रांत के बीच। ठीक है, यह संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि केंद्र सरकार किस किस क्षेत्रों में नियम बना सकती है, किन क्षेत्रों में योजना बना सकती है, और प्रांत स्तर की या फिर राज्य स्तर की सरकार किन क्षेत्रों में योजना बना सकती है। ठीक, दूसरा देखते हैं एकात्मक सरकार में संविधान यहाँ पर लिखित या अलिखित हो सकता है। जैसे अलिखित रूप से हमको देखने को मिलता है इंग्लैंड में, इंग्लैंड का संविधान अलिखित है और यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था है। जबकि संघात्मक शासन में संविधान जो होगा, संविधान लिखित होता है। ठीक है, यहाँ पर संविधान का लिखित होना आवश्यक है। अब क्यों आवश्यक है इसको आप समझ सकते हैं कि अभी हमने कहा कि संघात्मक शासन व्यवस्था में सरकार विभिन्न स्तरों पर कार्य करती है, विभिन्न स्तरों पर शक्ति का विभाजन होता है, तो प्रांत अलग अलग बट गए तो उनका क्या कार्य होगा, उनके क्षेत्र में क्या क्या उनकी शक्तियाँ दी गई है, केंद्र सरकार को क्या शक्ति है, स्थानीय सरकार को क्या शक्ति है, इसका वर्णन के लिए, इसके व्याख्या के लिए संविधान होना आवश्यक है, और वो भी लिखित रूप में। ठीक है, रिटन फॉर्म में होना आवश्यक है। जबकि एकात्मक सरकार में लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। थर्ड क्या है, यह छोटे देशों के लिए उपयुक्त है। क्या? एकात्मक सरकार। ठीक है, क्योंकि एक सरकार, एकात्मक सरकार एक ही स्तर पर कार्य करती है और वो पूरे देश के लिए नियम कानून बनाती है।
तो यहाँ पर ये छोटे देशों के लिए काफ़ी उपयुक्त है, जबकि संघात्मक सरकार जो है यह बड़े देशों के लिए उपयुक्त है। भारत, यूएसए, अभी हमने कहा कि ये बड़े देशों के लिए, और बड़े बड़े देश होते हैं तो उसको हम विविधताओं, उसकी विविधता जो है, डाइवर्सिटी है, उसको एकजुट कर पाते हैं, उसको सम्मान दे पाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम स्वशासन दे पाते हैं। सभी राज्य अलग अलग विविधताओं के साथ एक साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बड़े देशों के लिए उपयुक्त है। और चौथा है एकात्मक सरकार। केंद्रीय सरकार राज्यों को विशेष आदेश नहीं दे सकती। एकात्मक सरकार में केंद्रीय सरकार राज्यों को विशेष आदेश नहीं दे सकती। कैसे देगी? क्योंकि वहाँ पे एक ही स्तर की सरकार होती है। ठीक है, जबकि संघात्मक सरकार में केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है कि इस मद में, इस क्षेत्र में, इस विषय पर योजना बनानी है, नियम बनानी है, तो वहाँ पे आदेश दे सकती है। और लास्ट संघात्मक सरकार में कि यहाँ पर सभी स्तरों की सरकारें जो होती है वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है। चाहे हम केंद्र स्तर की सरकार की बात करें, या प्रांतीय या राज्य स्तर की सरकार की बात करें, या फिर स्थानीय लेवल पर हम पंचायतों की बात करें, नगर पालिका की बात करें, तो ये सभी स्तर की सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह है। ठीक है, तो इस प्रकार हम एकात्मक और संघात्मक सरकार में क्या अंतर है इसको हमने देखा। ठीक है, जिससे आपका कंसेप्ट हमें लगता है क्लियर हो गया होगा कि एकात्मक और संघात्मक सरकार में क्या बेसिक अंतर है। ठीक है, चलिए